दोस्तों, आज से सिर्फ कुछ साल पहले 2017 तक एचएनए ग्रुप चीन की इकोनॉमी का सबसे चमकता हुआ सितारा था, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लीजिंग बिजनेस था। रेडिसन और हिल्टन होटल्स में हिस्सेदारी थी और जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में एयरपोर्ट्स भी थे। लेकिन आज ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिनके कर्ज का हिसाब आज तक पूरा नहीं हो पाया है। और अभी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ये गिनने में लगे हुए हैं कि कितना डूबी है। लेकिन ये सब आखिर कैसे हुआ? कैसे कंपनी आखिर इतनी सक्सेस के बाद अचानक से यूं गिरी कि फिर उठ नहीं पाई? और चाइनीज गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, तो बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एचएनए ग्रुप की शुरुआत ही फ्रॉड्स के साथ हुई थी और इन्हीं फ्रॉड्स को बाद में उन्होंने डुबोया भी। इनकी शुरुआत हैनन आइलैंड्स में हुई थी, जो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, और इस समय सरकार अपने एयरलाइन बिजनेसेस को प्राइवेटाइज कर रही थी और साथ ही बाकी एयरलाइंस को आपस में मर्ज कर रही थी। इसी समय हाइनन प्रोविंशियल एयरलाइंस का जन्म हुआ, जिससे सरकार से ही 1 करोड़ युआन की फंडिंग मिली थी, वो भी बिना किसी एयरलाइन या सिविक लाइसेंस के। कंपनी के फाउंडर चेन फेंग और वांग जियान दोनों ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे और सरकार के काफी करीबी बताए जाते थे, जिस वजह से उन्हें लगातार फेवर्स भी मिलते रहे। लेकिन 1 करोड़ युआन या $14 लाख की रकम से कोई एयरलाइन बिजनेस तो क्या है, एरोप्लेन भी नहीं खरीदा जा सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी को एक जॉइंट स्टॉक बिजनेस के रूप में रिबूट किया और 1993 तक $3.5 करोड़ जमा कर लिए। इतने पैसे भी काफी नहीं थे, लेकिन सरकार में पहचान होने के कारण उन्हें बैंक से लोन मिलना शुरू हो गया और 8.4 करोड़ का लोन उन्हें दे दिया गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि लोन के लिए कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है, लेकिन एचएनए ग्रुप के पास तो कुछ था ही नहीं, तो इन्हें लोन कैसे मिला? ये वो समय था जब चीन का बैंकिंग सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, इसीलिए बैंक ने उन्हें उनके फ्यूचर रेवेन्यू के ऊपर लोन दे दिया। इसका फायदा एचएनए को हुआ और जब इस पैसे से उन्होंने प्लेन्स खरीदे, तो फिर इन प्लेन्स को दोबारा गिरवी रखकर एक और लोन ले लिया और इस तरह वो एक ही प्लेन के ऊपर 2 बार लोन लेकर धीरे धीरे अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाते रहे और तेजी से बिजनेस को एक्सपेंड करने में जुट गए। इसके बाद एचएनए को साथ मिला जॉर्ज सोरोस का। जी हाँ, वही आदमी जो अभी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए न्यूज में छाया हुआ था। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, जिसका क्वांटम फंड अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। सोरोस ने 1995 में एचएनए में $2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की, जो कि एविएशन सेक्टर में पहला चाइनीज अमेरिकन जॉइंट वेंचर था। इसके बाद सोरोस की बिजनेस रेपुटेशन का फायदा उठाकर एयरलाइन शंघाई और हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट होने में भी कामयाब रही। 2005 में सोरोस ने कंपनी में $5 करोड़ और भी इन्वेस्ट किए और इसका 10% स्टेक अपने नाम कर दिया। लेकिन फिर 2011 में सोरोस ने अपने स्टेक को बेच दिया, क्योंकि उन्हें उस बिजनेस में बहुत सारी गड़बड़ियां नजर आने लगी थी। ये गड़बड़ियां बहुत सारी थी, जैसे कि एचएनए ग्रुप ने शेल कंपनीज का एक जाल बुन लिया था और वो आपस में अपनी कंपनीज में पैसा घुमाकर प्रॉफिट दिखाने लगते थे। इसके साथ साथ उनका असली ओनर कौन है, इसको लेकर भी हमेशा सवाल बने रहते थे। 2002 से 2015 के बीच एचएनए के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स में हाइनन एयरलाइंस ट्रेड यूनियन के पास थे, लेकिन फिर उन्हें हाइनन चिहांग चैरिटी फाउंडेशन को दे दिया गया, जो कि एचएनए ग्रुप द्वारा ही शुरू की गई थी। बेसिकली ये लोग अपने शेयर्स को बार बार ट्रांसफर करके उनकी डिमांड को आर्टिफिशियली बढ़ा रहे थे, जिससे कि उनकी शेयर वैल्यू ऊपर चली गई, जिसके बाद वो अपने शेयर्स के बदले में बैंक से लोन ले लेते थे और जितनी ज्यादा शेयर्स की वैल्यू बढ़ती, उतने ही कम शेयर्स उनके बैंक को देने पड़ते, क्योंकि इन शेयर्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही थी। इसलिए बैंक्स भी उन्हें लोन देने में काफी इंटरेस्टेड थे। लेकिन एचएनए ग्रुप का बिजनेस शुरुआत में तो अच्छा चल रहा था। उन्होंने 1997 में अपना नाम हाइनन एयरलाइंस कर लिया और साल 2000 में उनके पास 31 एरोप्लेन्स थे। वो अभी भी चीन की बड़ी बड़ी एयरलाइन कंपनी से कम्पीट तो नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए 3 एरोप्लेन कंपनीज को खरीदकर अपने में मर्ज कर दिया और वो ऐसे रूट पर जाने लगे जहां पर कंपटीशन कम था। बिजनेस अभी बस चलना शुरू ही हुआ था कि 2003 में सार्स एपिडेमिक आ गया, जिस वजह से लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया। इस समय कंपनी बर्बाद होने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर सरकार ने आकर उन्हें एक बेल आउट पैकेज दे दिया और कंपनी बच गई। इसके बाद हाइनन आइलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में तब्दील हो रहा था, जिसकी वजह से एचएनए को काफी बिजनेस मिला।
उन्होंने एयरलाइंस के साथ साथ होटल्स और टूरिज्म कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। इसके बाद 2008 में दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, जिस बीच में उन्हें 173 करोड़ युआन का नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर बचा लिया और 150 करोड़ युआन एचएनए ग्रुप में इन्वेस्ट कर दिया। इसके साथ साथ सरकार ने 4 लाख करोड़ युआन का एक स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उसकी वजह से लैंड के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे। हैरानी की बात तो यह है कि एचएनए ने इससे कुछ वक्त पहले 9000 एकड़ की जमीन खरीदी थी, जहां पर वो एक एयरपोर्ट डेवलप करना चाहते थे। इस एयरपोर्ट को तो कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन इस जमीन के कारण भी उन्हें काफी मदद मिली और इसके बदले 400 करोड़ की बॉन्ड जाती की और उनके स्टॉक्स में भी उछाल आने लगा। इसके बाद 2010 से 2017 के बीच में एचएनए का इंटरनेशनल रन शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने धड़ाधड़ बिजनेसेस को एक्वायर करना शुरू किया। इस बीच एचएनए ग्रुप ने 5000 करोड़ डॉलर्स खर्च करके करीब 123 कंपनीज में स्टेक खरीदा था। ट्रैवल इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो एचएनए ने हांगकांग एयरलाइंस और हांगकांग एक्सप्रेस एयरलाइंस को खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने फ्रांस की आइगल अजूर एयरलाइंस को 48% स्टेक्स में खरीदा, जो कि कार्गो ट्रांसफर करती थी। वैसे तो कंपनी नॉर्थ अफ्रीका में ऑपरेट करती थी, लेकिन इस मर्जर से एचएनए को फ्रांस और यूरोप में फ्लाई करने की परमिशन मिल गई। इसके बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका की कुमेर और ब्राजील की अजुक को भी खरीद लिया। फिर बारी आती है 2015 में स्विस पोर्ट नाम के एक कार्गो हैंडलर कंपनी की। 2016 में गेट ग्रुप नाम के एक स्विस एयरलाइन केटरिंग बिजनेस को भी उन्होंने एक्वायर किया। होटल्स की बात करें तो 2011 में उन्होंने एनएच होटल ग्रुप में एक स्टेक खरीद लिया, जो यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा होटल ग्रुप था, जो स्टेक बढ़ते हुए एक वक्त 29.5% तक पहुंच गया था। और फिर उन्होंने एचएनए के साथ चीन में भी अपना एक्सपेंशन शुरू किया। 2016 में एचएनए ने कार्लसन होटल्स को पूरी तरह खरीद लिया, जो कि रेडिसन होटल्स के मालिक थे। लेकिन कार्लसन और एनएच ग्रुप दोनों एक दूसरे की कंपेटिटर्स थे, लेकिन एचएनए ने इस एक्विजिशन से पहले एनएच ग्रुप को इन्फॉर्म नहीं किया, जिस वजह से एनएच ग्रुप ने एचएनए के 4 बोर्ड मेंबर्स को अपनी कंपनी से बाहर कर दिया। इसके बाद 2016 में एचएनए ने हिल्टन होटल्स में भी 25% का स्टेक खरीदा। एचएनए ने चिन्हाई शिपयार्ड से लेकर i10 माइक्रो नाम की आईटी कंपनी तक भी कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं छोड़ा था जहां पर उनकी कोई प्रेजेंस ना हो, और ये सभी कंपनीज इतने महंगे दाम पर खरीदी गई थी कि बेचने वालों को बहुत ही प्रॉफिट हो रहा था। यूं तो इनकी शिपिंग बिजनेसेस में काफी झोल था, जो बाद में सामने आया, लेकिन अगर इनकी बाकी परचेजेस को देखा जाए तो इन्होंने 2016 में 110 करोड़ डॉलर्स देकर हांगकांग जमनेकाई एयरपोर्ट तक की जमीन खरीदी थी। 2017 में इन्होंने लॉस में जा रहे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हैन एयरपोर्ट में भी एक मेजॉरिटी स्टेक खरीदा था। इसके साथ साथ उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में से एक डॉइश बैंक में 9.9% की हिस्सेदारी भी खरीद ली थी। लेकिन इस सब के लिए पैसा कहां से आ रहा था? एचएनए ग्रुप जिस तेजी से पैसा खर्च कर रहा था, ये बात तो पक्की थी कि वो इतना प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे हैं, इसीलिए वो लगातार इसके लिए लोन लेते रहे। वो जो भी खरीदते उसे फिर बैंक में कोलैटरेट की तरह यूज करते हुए दोबारा लोन ले लेते, और क्योंकि इन लोन्स को 10 से 15 साल के बीच चुकाना होता है, इसलिए उनके पास काफी वक्त भी था। लेकिन 2017 में चीन के बैंकिंग रेगुलेटरी कमीशन ने अपने बैंक्स को ये ऑर्डर दिया कि वो एचएनए को लोन देने से पहले उनके रिस्क की जांच करें, और यहाँ से सब कुछ बदलने लगा। एचएनए की सब्सिडियरी कंपनी शारेको एक अमेरिकन एंटरटेनमेंट कंपनी को खरीदने वाली थी। उन्होंने इस परचेज को कैंसिल कर दिया। इसके बाद कई सारी परचेजेस कैंसिल हुई। अमेरिका के मॉर्गन स्टैनली, सिटी ग्रुप और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बैंक्स ने उनके शेयर्स के बदले उन्हें लोन्स देने बंद कर दिए। फिर गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। एक एक करके ताश के पत्तों का मैल अब ढहने लगा। एचएनए ने 2017 में अपना एक फाइनेंशियल डेटा रिलीज किया, जिसमें पाया कि उनके ऊपर इस वक्त 9.4 हजार करोड़ डॉलर्स का कर्ज है। लेकिन अगर इसमें उनके बाकी कंपनीज के लोन को भी मिला लिया जाए तो एस्टिमेट्स के हिसाब से कर्ज 14.8 हजार करोड़ से ज्यादा का था। ये एस्टिमेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और याद रखिए यह ऐसी कंपनी की बात हो रही है जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू 17,000 करोड़ डॉलर्स थी, और 14.8 हजार करोड़ से ज्यादा तो उनके ऊपर सिर्फ लोन ही है। आज तेजी से एचएनए ग्रुप अपने एसेट्स बेच रहा है और इस लोन को चुकाने में लगा है। खैर, इनका आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती थी, एचएनए ग्रुप की या उन बैंक्स की जो इन्हें लोन दे रहे थे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।